सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं फाइनली अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, बुक नेम स्वतंत्र भारत में राजनीति। सो आज की इस क्लास में हम समझेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि इंट्रोडक्शन बेस पर हम कवर अप कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं अपने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक यही आता है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये जो हमारे चैप्टर का नाम है, इससे हम क्या समझते हैं? तो इससे हमारा ये समझ में ये आता है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि जब हम एक नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे तो उसमें हमारे पास क्या क्या चुनौतियां देखने को मिली। अब हमारे पास चुनौतियां क्यों आती? वो इसीलिए आती क्योंकि हम लगभग 200 वर्षों के बाद अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए थे और 200 वर्षों से पहले भी हमने आज़ादी कभी नहीं देखी थी क्योंकि हमारे ऊपर राजाओं का राज हुआ करता था, राजतंत्र कायम था। तो राजतंत्र कायम था तो हम तो आज़ाद नहीं थे, लोकतंत्र तो कायम नहीं था। तो इसी वजह से राजाओं के बाद फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के बाद हमने पहली बार आज़ादी देखी थी। तो जब हमने पहली बार आज़ादी देखी, पूरे देश का चाल चलन लोगों के हाथ में आ गया, तो हमारे पास ये चुनौती थी कि हम अपने राष्ट्र का निर्माण कैसे करें जिससे हम ग्रोथ करें, इफेक्टिवनेस के साथ काम करें और इफिशियंसी अचीव करें। सो बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं लगभग 200 वर्षों के बाद भारत अंग्रेजों की गुलामी से 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था, परंतु इस आज़ादी में भारत को विभाजन का सामना करना पड़ा और ये विभाजन हिंदू और मुसलमानों के आधार पर होगा, परंतु अंग्रेजों ने ये नहीं बताया कि विभाजन की जमीन का हिस्सा कहाँ से कहाँ तक होगा। सो बेसिकली हम ये देख पा रहे हैं कि भाई ये 14 से 15 अगस्त रात को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। तो आज़ाद होने का जितनी खुशी पूरे देश की जनता को थी उतनी ही गम भी था। अब वो गम क्यों था? तो देखिए, जैसे कि हमने देखा कि 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि के बीच में हमारे भारत को आज़ाद होने की घोषणा दे दी गई थी, मगर अंग्रेजों के द्वारा एक बात और रखी गई थी कि जितने भी हमारे भारत का एरिया है उस एरिया में से विभाजन होगा हिंदू और मुसलमानों के आधार पर। हिंदू और मुसलमानों के आधार पर देश को बांटा जाएगा। इन देशों का अपना अपना तंत्र अलग होगा, सिस्टम अलग होगा, जो जिस चाहे पॉइंट ऑफ व्यू से वो चला सकता है। और यहीं पर 14 से 15 अगस्त के बीच में ये कानून भी निकला था कि हम ब्रिटिश इंडिया को तो आज़ाद करते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है, और हम राजाओं को भी आज़ाद करते हैं जो कि हम उन पे इनडायरेक्ट कंट्रोल करते थे। अब उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होने के बाद, आज़ाद होने से पहले हमारे भारत के 2 हिस्से थे। अब 2 हिस्से कौन कौन से? भाई एक हिस्सा था जिसके ऊपर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल है, दूसरा हिस्सा था जिसके ऊपर अंग्रेजों का राजाओं के द्वारा कंट्रोल हुआ करता था, जिसको हम रजवाड़े कहते थे या फिर रियासत कहते थे। और इन राजाओं के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों ही राजा इंक्लूड थे। तो अल्टीमेटली से मान लीजिए अंग्रेज 70% टैक्स अचीव कर रहे हैं हमसे, ठीक है, 70% टैक्स ले रहे हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश इंडिया से, यानी कि जो डायरेक्ट कंट्रोल में है, उनसे 70% टैक्स मांगा, इन्होंने दे दिया। अब 70% की जेब में गया, 30% बचा इनकी जेब में, यहाँ के नागरिक की। अब यहीं पे बात करूं कि इन्होंने 70% टैक्स ही दूसरी जमीन से मांगा कि भाई 70% हमें तुमसे चाहिए। अब आप खुद सोचो कि कोई राजा आदमी होगा, वो 70 का 70 तो नहीं देने वाला, उससे कुछ अपने लिए भी तो चाहिए। अपने महल का खर्च हो गया, अपनी इनकम हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो वो अपने नागरिकों से 70% वसूल नहीं करता था, वो अपने नागरिकों से कम 80 या 85% वसूल करता था। अब बाकी आगे 70% भिजवा दिया, 10-15-20% जो भी बचा वो अपने पास रख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि 200 वर्ष की गुलामी में ब्रिटिश इंडिया के लोग तो परेशान थे, बट उससे ज़्यादा रजवाड़ों और रियासतों के लोग परेशान थे। उन्होंने हमसे ज़्यादा परेशानी देखी थी क्योंकि उन्हें डबल टैक्स पे करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू हम, ठीक है, ये जान लिया हमने। तो बेटा यहाँ से हम समझते हैं कि विभाजन हिंदू और मुसलमानों के आधार पर होगा। सिर्फ इन्होंने ये बताया था, इन्होंने ये भी कह दिया था कि भाई पूरे देश के अंदर जितनी भी रियासतें हैं हम उनको भी आज़ाद करते हैं कि वो चाहें अपना अलग देश बनाएं, वो चाहें पाकिस्तान के साथ जाएं, वो चाहें हिंदुस्तान के साथ जाएं, उससे हमें मतलब नहीं है, हम उनको भी आज़ाद करते हैं, वो कुछ भी करें। तो ये 3 बातें रखी गई थी। पहला, भारत को आज़ादी दी गई थी, भारत और पाकिस्तान यानी कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर विभाजन की बात की गई थी, और रजवाड़े और रियासतों को भी आज़ाद करने की बात की गई थी। ये 3 बातें थी। तो कहने का मतलब ये, ओवरऑल हम खुश थे, हम बहुत खुश थे भाई, हम आज़ाद हो गए, अपने देश को अपने तरीके से चलाएंगे, हम अब पूरी तरीके से आज़ादी है, हमारे पास किसी भी तरीके की बंदिश नहीं है हमारे ऊपर, ये हमने देखा था। मगर जितना हम खुश थे उतना हम दुखी भी थे, क्योंकि जितना हिस्सा, मान लीजिए पाकिस्तान की बात तो हो गई, भाई पाकिस्तान बनेगा, अब जितना हिस्सा पाकिस्तान का होगा उसमें सारे मुस्लिम रहेंगे, वहाँ से हिंदुओं का विस्थापन होगा,
और जहाँ पे मुस्लिम रह रहे हैं या हिंदुस्तान के अंदर, उनका विस्थापन होगा पाकिस्तान की तरफ। तो पूरे देश की जनता जब सुबह सूरज चढ़ा तो वो सूरज एक खुशी का सूरज था, क्योंकि वो सूरज एक आज़ादी को लेकर चढ़ा था, मगर वो आज़ादी की खुशी हमें एक तरह से खा भी रही थी कि अगर हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं ये पता नहीं पाकिस्तान की है या फिर हिंदुस्तान की, ये पता नहीं ये ज़मीन हिंदुस्तान में जाएगी या फिर राजाओं के पास रहेगी, ये हमें कुछ नहीं पता था। तो इसीलिए बड़े बड़े नेताओं के द्वारा बताया गया कि जितना ये दिन हमारे लिए खुशी का है, उससे ज़्यादा ये दिन हमारे लिए दुखी का भी है, गम का भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक जान लिया। तो होपफुली आपको यहाँ से समझ में आया होगा। दिस इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले ऐसी कौन सी बातें थीं जिसके ऊपर सबका मत एक ही था, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो। और दूसरी बात ये कि हमें जब हमारी आज़ादी मिल गई, विभाजन होने से पहले या विभाजन होने के बाद हमारे पास कौन सी ऐसी चुनौतियाँ आई जिसको मेजर लेवल में हाईलाइट किया गया है कि हमें इनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी हो गया और इनके ऊपर इतना इफेक्टिवली काम किया तब जाके पूरी हुई। तो उन दोनों टॉपिक्स को हम कवर अप कर लेते हैं फटाफट से और समझते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आज़ादी की लड़ाई के समय ऐसी कौन सी बातें थीं जो कि सभी लोग उस पर सहमत थे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उससे मतलब नहीं है। जो इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट था कि अपने देश को आज़ाद करवाना चाहिए, वो इस बात पर सहमत था। अब वो बातें क्या थी कि भाई आज़ाद होने के बाद हमारे देश का शासन लोकतंत्र तरीके से चलेगा। अब लोकतंत्र तरीका भी वो अपनाया जाएगा जिसके अंदर जनता का इन्वॉल्वमेंट हो। अगर जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम उसको लोकतंत्र नहीं मानेंगे। संविधान के बाद हमारे देश का शासन लोकतंत्र तरीके से चलेगा, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी, यानी सरकार किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करेगी। यानी कि हर एक देश के अंदर हम देखें तो कुछ लोग मेजॉरिटी में होते हैं, कुछ माइनॉरिटी में होते हैं। तो सरकार का काम ये नहीं होगा कि वो सिर्फ मेजॉरिटी पीपल के लिए ही काम करे, मेजॉरिटी लोगों को ही बढ़ावा दे, ऐसा नहीं होगा। सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी, चाहे वो मेजॉरिटी में आते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी में आते हैं। और माइनॉरिटी लोगों पर मेजॉरिटी लोगों को दबाव ना चढ़े, तो इसलिए माइनॉरिटी लोगों को कुछ सभ्यता भी दी जाएगी जिससे वो उनके बराबरी में आ सकें। तो ये हमने जान लिया। सो बेसिकली ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं कि ऐसी कौन सी दो बातें हैं जो कि आज़ादी की लड़ाई के समय पर इन पर सहमति थी। अब हम बात करते हैं कि मुख्य तौर पर सामने आई चुनौतियां। वैसे तो चुनौतियां हमारे पास अनगिनत आई और उस समय के लीडर इतने बढ़िया लीडर थे, ऐसे लीडर थे जिन्होंने हर एक चुनौती का बढ़ चढ़कर सामना किया और साथ ही साथ उसमें खरे उतरे, अपने देश को एकजुट रखा और जो देश विभाजन हो गया उसे होने दिया और होने के बाद जितना देश हमारे पास बटा था उसको एकजुट रखा, जो आज तक एकजुट ही है। हमने हर एक चीज़ का एक डटकर मुकाबला किया। तो वो सारी चीज़ों को मिलाकर ये 3 पॉइंट बना दिए गए कि मुख्य तौर पर हमें इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इनके ऊपर अपना पूरे तरीके से काम करना पड़ा। तो वो क्या है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती। यानी कि हमने देखा कि भाई 14 से 15 अगस्त का दिन एक ऐसा दिन था जो मध्य रात्रि में हम आज़ाद तो हुए थे, मगर ये फैसला भी आया था कि भारत के विभाजन होगा। ये फैसला भी आया था कि जितने भी राजा हैं उनके पास आज़ादी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ये फैसला भी आया था। तो हमारे पास सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि हमारा देश बिखर रहा है तो उस बिखरे हुए को संवारा जाए, उस बिखरे हुए को संवारा जाए, एकजुट रखा जाए, सभी नेताओं को एकजुट रखा जाए। यानी कि हम ये नहीं कह सकते, ये अंग्रेजों ने बात रखी कि भाई हिंदू और मुसलमानों के आधार पर देश को बांटा जा रहा है, मगर हम ये नहीं कह सकते हकीकत में कि हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांटा जाता। अगर हिंदू और मुसलमानों के आधार पर बांटा जाता तो मुस्लिम नेता पाकिस्तान के विरोध में खड़े नहीं होते। बहुत सारे नेता ऐसे थे जो कि गफ्फार खान जैसे, जिन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान के विरुद्ध खड़े हुए थे कि ये विभाजन नहीं होना चाहिए। अगर विभाजन हो रहा है तो अल्टीमेटली हमारी ही शक्ति कम हो रही है, ऐसा उनका मानना था। अगर मान लीजिए हकीकत में हिंदू मुसलमान अलग अलग होते तो जितने मुसलमान नेता पाकिस्तान के विरुद्ध खड़े हुए थे वो होते? वो बिल्कुल नहीं होते, वो सबसे पहले पाकिस्तान पहुंचते। तो गफ्फार खान जैसे नेता ने सबसे पहले बढ़ चढ़कर विरोध किया पाकिस्तान का कि ये हमारे लिए गलत है। ये हमने देखा। तो हमने क्या देखा भाई, हमने अपने देश को एकजुट रखना है, अखंडता बनाए रखनी है। जो जो चीज़ें हैं, जो जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, जो नागरिकों के लिए फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी है वो हम करें और धीरे धीरे करके अपनी ग्रोथ करें। क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें बिल्कुल खाली कर दिया था। जितनी हमारे पास रिसोर्सेज थे, हीरे मोती जवाहरात किलो में लग रहे थे और हमारे पास सोना चांदी वो सब हमसे लूट कर ले गए थे। तो यहाँ पर हमने सब चीज़ देखी। फिर
लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, यानी कि अभी हमने देखा भाई सबकी चुनौती है, हाँ भाई लोकतंत्र स्थापित होगा, हम लड़ाई जब जीत जाएंगे, मगर कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। हमने सब कह तो दिया कि लोकतंत्र तरीके से चलेगा, सब कुछ होगा, मगर अब किया कैसे जाए, स्वतंत्रता के साथ कैसे किया जाए, निष्पक्ष तरीके से साथ कैसे किया जाए, तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे पास। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये सब करवाने के लिए एक चुनाव आयोग होना चाहिए जो कि हर एक चीज पे देख रेख करेगा, मगर उसके लिए समय चाहिए। अभी हम नए आजाद हुए हैं, अब है तो है नहीं एकदम अगले दिन ही चुनाव हो रहे हैं भाई कौन कौन जीत रहा कौन नहीं, ऐसा नहीं। तो देश की अंतरिम सरकार ने जब तक चुनाव आयोग नहीं बना था, जब तक देश की कमान संभाली थी, क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना, तो देश की अंतरिम सरकार, सबसे बड़ी सरकार, सबसे बड़े नेटवर्क वाली सरकार कांग्रेस थी, उसने उस समय देश की कमान संभाली और देश को संभाला जब तक चुनाव आयोग का गठन नहीं हुआ, और अल्टीमेटली अगले 3 आम चुनावों तक कांग्रेस ही जीती थी। इसके लिए अलग चैप्टर आपको समझाया गया है, जिसके अंदर हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि आखिर क्या कारण थे ऐसे जिससे कांग्रेस बार बार जीत रही थी और फिर एकदम हार गई थी, उन पर जाएंगे हम बाद में। फिर अभी हम देख रहे हैं लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना की चुनौती हमने जान लिया। अब हम जानते हैं सामाजिक स्तर पर विकास की चुनौती, यानी कि दूसरा पॉइंट पे आ जाओ। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी, सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। तो हमारी तीसरी चुनौती यही उभर कर आई कि सामाजिक स्तर पर विकास की चुनौती, यानी हमने देखा कि भाई बहुत सारे लोग पाकिस्तान जा चुके थे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आ चुके थे, मगर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि भले ही ये नोटिस निकला था, ये कानून निकला था कि भाई हमारे देश का आज़ाद तो हो रहा है, बस देश का विभाजन भी होगा पाकिस्तान के आधार पर, मगर ये पॉइंट भी बात रखी गई थी कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं, जो हिंदू हैं, वो वहाँ पर रहें, वहाँ की सरकार उनको ये दबाव नहीं डाल सकती कि तुम हमारा देश छोड़कर हिंदुस्तान जाओ। और यहीं पर हिंदुस्तान के अंदर ये बात निकली कि जितने भी मुस्लिम हैं वो उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है कि वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाए, मगर जैसे ही ये कानून आया, इस कानून के आते ही दोनों ही तरफा जगह पर एक तरह से हिंसक और सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए। वो सांप्रदायिक दंगे ऐसे थे कि जगह जगह पर लोगों को मारा जाने लगा। पहले पाकिस्तान से शुरुआत हुई, फिर हिंदुस्तान से शुरुआत होने जाने लगी, वहाँ हिंदू मर रहे हैं या मुसलमान मर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारी छवि स्टार्टिंग के अंदर पूरे विश्व में बहुत खराब हो गई थी। वो कैसे, क्योंकि बड़े बड़े देशों का, अमेरिका जैसे देशों का और भी कई सारी शक्तिशाली अथॉरिटीज़ का ये कहना था कि जो लड़ाइयाँ ये सब एक साथ होकर लड़ रहे थे, जिस लड़ाई के अंदर अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह और गांधी जी जैसे लोग थे जिनका कोई धर्म कोई माने नहीं रखता था, यानी कि कोई धर्म तो बीच में आया ही नहीं था, ये सब अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे थे। आज वही एक दूसरे का खून पी रहे हैं, है ना, वही एक दूसरे को मार रहे हैं, किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। तो ये एक तरह से हमारी पूरी छवि खराब हो चुकी थी पूरे विश्व के अंदर जब हमारा विभाजन हुआ था, क्योंकि इस कानून के बाद दोनों ही जगह पर एक तरह से दंगे भड़क उठे थे कि तुम यहाँ से भागो, तुम यहाँ से भागो, मगर किसी ने इस कानून पर ध्यान नहीं दिया कि जिसको जहाँ रहना है वो वहाँ रह सकता है। तो इसीलिए बहुत कम मात्रा में आज भी वहाँ पे हिंदू प्रेजेंट है और बहुत कम मात्रा में आज भी यहाँ पे मुस्लिम प्रेजेंट है, जो कि अब माइनॉरिटी में काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। तो अब जो लोग हमारे पास रह गए, अब सिर्फ मुस्लिम तो नहीं आते माइनॉरिटी में, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं कुछ परसेंट में। तो अब सरकार का ये काम बनता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करे, नहीं, सरकार का काम बनता है कि हमारे देश के अंदर जो कोई भी अब रह गया है वो हमारा नागरिक है, अगर वो रहा है तो वो अपनी मर्जी से रुका है, ना कि किसी दबाव से। तो इसीलिए अब जो जो हमारे देश के अंदर है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनके लिए काम करें, ना कि किसी धर्म पूछ के काम करें। तो अब हमने ये तो कह दिया, मगर हो सकता है कि भाई मेजॉरिटी के लोग माइनॉरिटी के लोगों को कुछ परेशान करें, उनकी नौकरियां खाएं या कोई भी फ्लक्चुएशन पैदा करें। तो इसीलिए सरकार ने कुछ सभ्यता निकाली माइनॉरिटी लोगों के लिए, ताकि वो इक्वल में आ सके मेजॉरिटी की। तो यहाँ पे हमारा तीसरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि सामाजिक स्तर पर विकास की चुनौती। सो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने इनके नोट्स नहीं लिखवाए, मैंने इन तीनों पॉइंट्स के नोट्स नहीं लिखवाए। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। मैंने क्यों नहीं लिखवाए? मैंने इसलिए नहीं लिखवाए क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, मैंने हर एक टॉपिक को अपनी पूरी मतलब एक पूरी कोशिश के साथ मैंने बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपका ही काम बनता है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको पेज पर हेडिंग डाल देनी है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो मैंने बताया वो लिख देना, ठीक है। एक बार अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना, अपनी लैंग्वेज बना के लिखने के बाद इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, हो सके तो इनको भी एक्सप्लेन कर देना। तो इनको एक्सप्लेन करने के बाद आप देखिएगा कि आप कितने पेज भर सकते हैं, आप कितने पॉइंट्सों को बना सकते हैं, कितने पॉइंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड एज वेल अगर आप मुझे चेक करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेज दीजिए, मैं वहाँ पे आपको
करेक्शन करके बताऊंगा कि भाई आपने यहाँ पे ये गलती करी है। सो बेसिकली इसके साथ हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। इसमें हमने जाना कि आखिर क्या हमारे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे सबकी सहमति थी, क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो कि सबसे उभर कर आई। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको हर एक पॉइंट को एक ब्रीफ एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझा सकूं। बट फिर भी कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं उस डाउट को उसी दिन क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।